अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर दी वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू चेक फॉर इज़ एटम्स। हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं। हमने डिस्कस वैसे ऑलरेडी किया था कि व्हाट आर एटम्स, लेकिन अब थोड़ी सी हमने इनको ना डिटेल में देखना है, और साथ ही साथ इसके ना कुछ हमारे पास पीरियोडिक टेबल वाला भी इसके अंदर कंटेंट आ रहा होता है, ओवरलैप कर रहा होता है। तो सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास यहाँ पे आती है दैट्स दी डेफिनेशन ऑफ एटम्स। और एटम्स हमारे पास क्या होते हैं? एटम्स आर दी स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर स्मॉलर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एटम्स आर दी स्मॉलेस्ट possible particles of an element that cannot be broken down into two or more substances by the chemical reaction। केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी जो कि आपके पास होता है इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ठीक है, तो इसमें हम एक और चीज़ यहाँ पे कह सकते हैं कि एटम्स कैन ओनली बी seen by a microscope। ठीक है, तो इट कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। और अगर हम यहाँ पे एटम की शेप देखें, ऑल्दो वी डिड सी इट बिफोर, बट एक दफ़ा और इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉमन एटम, और ये वाली जो हमारे पास चीज़ आ रही है ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास एक शेल। ठीक है, और इसके अंदर ही हमारे पास एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्रोटॉन्स होते हैं, एंड देन हमारे पास होते हैं न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर वी हैव गॉट protons and then we have न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, और इसके बाहर हमारे पास क्या चीज़ें ऑर्बिट कर रही होती हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास होता है। बाकी इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द स्पेस inside an atom is empty, और only nucleus has some mass। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो ये चीज़ होगी, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि since shells and electrons don't have mass, only nucleus has mass। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इनकी वजह से इनके अंदर मैस होता है, बिकॉज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ना, इनका हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ जो होता है वो मैस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो दैट्स वाई। तो एक ये चीज़ होगी हमारे पास, और इसके बाद हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे एक और चीज़ जो आती है वो ये होता है कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर कॉन्स्टेंटली रिवॉल्विंग। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड शेल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड शेल्स। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इन
न्यूट्रॉन्स आर ऑलवेज इनसाइड अ न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये चीज़ होगी हमारे पास। बाकी ये बिल्कुल ना जेनेरिक सी यहाँ पे चीज़ें थी। अब कुछ यहाँ पे हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं अबाउट, आप कह लो, एटम्स, जो कि हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फैक्ट्स अबाउट एटम्स। अच्छा, अब ये हमारे पास इसमें क्या नंबर 1 फैक्ट हमारे पास ये आता है कि आपके पास सबसे पहले एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल। ठीक है, एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल। अब वाई इज़ दिस? एटम्स आर न्यूट्रल, ये वाली जो होती है ना लॉजिक, उसके बारे में पूछ भी रहे होते हैं अक्सर। तो ये होता है बिकॉज it has same number of protons and electrons, so the charge is ज़ीरो। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। और दूसरा जो पॉइंट था वो ये होता है कि इन अ न्यूट्रल एटम number of protons are equal to नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो हमारे पास चीज़ होती है ना, हमारे पास हमेशा एप्लीकेबल होती है। अच्छा, ये जो चीज़ यहाँ पे आती है ना, ये हमारे पास हमेशा एप्लीकेबल होती है कि जो नंबर ऑफ़ हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रॉन्स आ रहे होते हैं ना, वो हमारे पास किसके इक्वल्स होते हैं? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के इक्वल टू होते हैं। तो ये काइंड ऑफ एक आपके पास यहाँ पे चीज़ होती है दैट यू मस्ट रिमेंबर। अब इसमें एक जो कन्फ्यूजन आएगी वो मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे अक्सर बच्चों को एक कन्फ्यूजन आती है कि बच्चे कहते हैं कि आपके पास एक आयन है या आपके पास एक ऐसा एटम है जो कि बॉन्डिंग के बाद आप शो कर रहे हो उसको, बॉन्डिंग के बाद उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं और जो प्रोटॉन नंबर होते हैं वो सेम क्यों नहीं रहते? तो वो ये होते हैं, वो आपके पास न्यूट्रल एटम नहीं होते। ठीक है, जब आपके पास आयन्स आ जाते हैं, अब आपके पास एनाइन आ गया, आप कैटाइन आ गया, जो हम बाद में पढ़ेंगे, तो उनके अंदर आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ़ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो होता है ना वो डिफरेंट हो जाता है। लेकिन आपके पास जो न्यूट्रल एटम होता है उसके अंदर हमेशा जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं एंड जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर ऑलवेज व्हाट, दे आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो दे आर ऑलवेज इक्वल। तो ये एक अलग फैक्ट आपके पास आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद आपके पास क्या आता है कि an atom can have any number of shells। बस इसमें एक और जो बात होती है वो ये होती है कि the first shell can occupy a max of 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसमें चीज़ है। अब इसमें ये बात नहीं है कि इसके अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, इसके अंदर डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, बट मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 ही होते हैं। तो इसके बाद आप कह सकते हो एनी शेल आफ्टर द फर्स्ट वन कैन ऑक्यूपाई मैक्स ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, 4 नहीं आ सकते डेफिनेटली, बट आपके पास जो मैक्सिमम होते हैं वो इतने ही होते हैं। तो आई थिंक यही आपके पास इनफ फैक्ट्स है अबाउट एटम्स। इसमें रीज़ा अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। इज इट ऑल क्लियर? समझ आती है बातें?
जी। ओके, ठीक है, ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट्स एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होती है, अगर इसकी हम डेफिनेशन में देखें ना, तो ये है, इट टेल्स अस हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड। इट टेल्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने याद करने, कभी भी नहीं वो पूछेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट्स इट फॉर। तो इट टेल्स अस हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इनसाइड एन एटम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके अंदर हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट चीज़ों की। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक एटम है एक्स, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हमारे पास यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। दीज रिप्रेजेंट, रेड डॉट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आप कह लो रिप्रेजेंट्स एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दिस इज़ डूइंग व्हाट इट्स एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम डिफरेंट जो यहाँ पे एग्जांपल्स आती हैं ना, उनकी देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक दफ़ा। यहाँ पे नंबर 1 एग्जांपल आ रही है, इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊँ तो मेरे पास क्या बन जाएगी, एक मिनट, इसका एक क्वेश्चन भी लिखता हूँ ऊपर। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। ये आई थिंक दैट्स इनफ। अच्छा, ये चीज़ होगी हमारे पास। इसकी अगर मैं ई आर की बात करूँ ना, इलेक्ट्रॉनिक ई सी की बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हमारे पास बन जाएगी 1, ठीक है, दैट्स इट। और अगर मैं लेट्स सपोज एक और यहाँ पे लेकर आता हूँ एटम, ये है मेरे पास ये एक्स करके, एंड देन इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एक ये एक ये। तो इसका मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी मेरे पास हो जाएगी 2। एंड देन अगर मैं बात करूँ थर्ड पे लाके यहाँ पे, कि मेरे पास ये एक एटम आ रहा है एक्स, एंड देन ये यहाँ पे इसका कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं 2। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊँ ना, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आएगा 2, एंड देन मेरे पास आएगा 1। अब ये क्यों आया, अब ये पता है क्या चीज़ ये शो कर रहा है, जो आपके पास पहला यहाँ पे कांस्टेंट होता है जो कि यहाँ पे 1 है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले वाले शेल में सिर्फ एक शेल है, तो इसका मतलब एक ही कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे आपके पास आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें एक ही शेल है तो एक ही कांस्टेंट आएगा, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें 2, तो एक कांस्टेंट के अंदर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास 2 शेल्स हैं, तो कितने कांस्टेंट्स आएंगे, कॉमा लगा के 2 कांस्टेंट्स आएंगे। अब जो पहला कांस्टेंट है वो फर्स्ट शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, एंड देन सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1, तो आपने उसको एज इट इज़ यहाँ पे करके लिख दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपके पास एक और एग्जाम्पल आती है कि लेट्स सपोज आपके पास इस तरह करके कोई चीज़ हो रही है, और आपके पास ये है x, एंड देन यहाँ पर आप कह दो यहाँ पे आपके पास 2 आ रहे हैं। अगर आपके पास ये 2 कंप्लीट होंगे फिर ही आप आगे जाओगे, तो यहाँ पे आगे 1 2 एंड देन 3 4। तो इसकी अगर ई आर आपने बनानी है, तो पहले जो शेल है, पहला कांस्टेंट आपके पास आएगा, पहले शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन दूसरा जो शेल है वो दूसरे कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करना है, और कितने शेल्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो इस तरह करके बनाना है। एंड देन आपके पास आता है लेट्स सपोज यहाँ पे फिफ्थ एग्जाम्पल में यहाँ पे आ रहा है x, एंड देन इसके बाद ये आता है, एंड देन इसके बाद आता है ये। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, पहले 1 एंड देन 2 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9 10। तो इसकी अगर ये रिप्रेजेंट करनी है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, कॉमा डालो, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8 8, एंड देन थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 1 2 ये 1 2 और कोई नहीं है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये इसकी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। दैट्स हाउ वी शो आर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि आपने इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना एटम्स की, वो आपने ड्रॉ करनी है, तो दिस इज़ हाउ वी डू इट। तो ये चीज़ क्लियर है लीजा, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। ओके। ठीक है। अच्छा,
ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं आयंस आ जाते हैं, ठीक है। अब आयंस में हमारे पास क्या होता है, दो तरह के ना हमारे पास आयंस होते हैं। एक हमारे पास आ जाता है, आप कह लो कि वन इज़ योर अच्छा, एक हम कह देते हैं कि एक जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ आ रही है ना, वो हमारे पास हो जाएगी, आप कह लो कि एनाइन है। और जो दूसरी आपके पास चीज़ आ रही है वो आपके पास क्या हो जाएगा, कैटाइन हो जाएगा। तो इन दोनों के बारे में हमने जो पॉइंट्स हैं वो हमने बारी बारी देखने हैं, ताकि हमें पता हो कि व्हाट आर दीज। अच्छा, अब सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास यहाँ पे आती है वो हमारे पास आता है यहाँ पे एन आयन, ठीक है। एंड देन वी हैव कैटाइन, ठीक है। अब एन आयन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इसकी अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें ना, तो आफ्टर एटम एन एटम लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स एन आयन, ठीक है। ये चीज़ होती है। और अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ कि हमारे पास एन आइन क्या होता है, तो एन आइन हमारे पास ये चीज़ होती है, आप कह सकते हो कि इट्स अ पॉजिटिव आइन, ठीक है। एक मिनट, कैटाइन पॉजिटिव होता है, ये आपके पास एक मिनट, यही होता है। आई थिंक कैटाइन इज पॉजिटिव, कैटाइन ही पॉजिटिव होता है। एक मिनट, लेट मी जस्ट कंफर्म। वैसे ये वाले भी नोट्स हैं लीजा, अगर आप नहीं पढ़ने हो तो यू कैन रीड दिस एज वेल। हाँ, जो हमारे पास कैटाइन है ना वो हमारे पास पॉजिटिव ही है। कैटाइन पॉजिटिव को मैंने इसलिए इस तरह याद रखा हो कि जो एक आपके पास यहाँ पे जो कैटाइन का वर्ड होता है, ये आपके पास वैसी पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ये एक इंग्लिश वर्ड भी है आई थिंक। तो ये आपके पास होता है एन जो होता है वो आपके पास होता है एक नेगेटिव आइन, तो इट्स अ नेगेटिव आइन, ठीक है। और ये जो होता है आपके पास, ये क्या होता है, इट्स अ पॉजिटिव आइन। और इसकी अगर डेफिनेशन की हम बात कर लें तो वो क्या होती है यहाँ पे कि एनाइन फॉर्म्ड व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हमारे पास एक एनाइन फॉर्म होता है। और अगर इसकी बात करें तो कैटाइन इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसी चीज़ हो क्यों रही है, इसको समझने से पहले हमें समझना चाहिए जो एक टेबल होता है यहाँ पे आपके पास इनकी चार्जेस का और इनकी सारी चीज़ों का, वो जो टेबल है ना वो थोड़ा सा हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। अब इसका जो टेबल है वो मैं यहाँ पे ना ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट बस। अच्छा, अब इसके अंदर टेबल में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ आपके पास फैक्ट्स एंड रूल्स आ रहे थे। अब ये टेबल अक्सर एग्जाम में वो P2 के अंदर स्पेशली वो आपको डायरेक्टली ये टेबल दे देते हैं, जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि ये चीज़ें क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आ रहा है नेम, सब एटॉमिक पार्टिकल। सबसे पहले आपके पास हेडिंग आ जाएगी सब एटॉमिक पार्टिकल। अच्छा, एक और चीज़ जो ये आपके पास होते हैं ना, ये जो चीज़ें हैं आपके पास, क्या कहते हैं ये,
जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सारी चीज़ें, ये इनको आप कहते हो सब एटॉमिक पार्टिकल। अब इनके कुछ आपके पास होते हैं सिंबल्स होते हैं, एंड देन इनके कुछ चार्ज होते हैं, चार्ज के साथ मैंने आर लिखा हुआ है, एंड देन यहाँ पर इनका मैस होता है, मैस के साथ भी मैंने आर लिखा हुआ है। अब इस मैस का क्या मतलब है, इसका मतलब है रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव का क्या मतलब है मैं समझाता हूँ अभी। रिलेटिव का मतलब होता है कि एक दूसरे की रेशो अगर हम लें तो फिर हमारे पास इसका आंसर क्या बनता है। अब ये जो वैसे चीज़ है ये नॉर्मली हम लोग इस पर फोकस नहीं करते ओ लेवल्स के अंदर, बिकॉज इट्स रियली नॉट इवन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है ये चीज़, मतलब पूछता नहीं है। लेकिन आपके पास जो, अच्छा पहले ऐसा करते हैं, इनको लिख लेते हैं फिर हम इनको डिस्कस करते हैं, वरना थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन गया टेबल। इसके अंदर पहला जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ आ रही है वो आप कह दो दैट्स योर प्रोटॉन, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास आता है न्यूट्रॉन, एंड देन आपके पास यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वी हैव टू स्टडी अबाउट ऑल ऑफ दीज, ठीक है। फिर ही हमें जो बेसिक इनमें चीज़ें हैं ना वो पता लगेंगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, सबसे पहले हम सिंबल्स देख लेते हैं। सिंबल्स में क्या होता है, प्रोटॉन का सिंबल इज़ पी, इसका सिंबल इज़ एन, इसका सिंबल इज़ ई। और वैसे स्मॉल ही सिंबल्स यूज़ हो रहे थे, मैंने यहाँ पे पी यूज़ कर लिया, तो इग्नोर दैट। इसको कह लो पी है, इसको कह लो एन है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। एंड देन चार्ज की बात करें तो हमारे पास चार्ज इसका क्या बनेगा, +1, इसका हमारे पास 0 चार्ज है, इसका -1 होता है। और इसका जो मैस होता है हमारे पास प्रोटॉन का, वो हमारे पास होता है पॉजिटिव को खैर इग्नोर करो, खाली मैग्नीट्यूड इसमें हमने देखना है, ठीक है। तो ये 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका हमारे पास होता है 1/1840, और आप कह लो 0। बेसिकली नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। आप इसको कह सकते हो कि दिस इज़ नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का क्या मतलब है, ऑलमोस्ट नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ऑलमोस्ट मैटर ही नहीं कर रहा। अब यहाँ पे मैंने रिलेटिव क्यों लिखा है, रिलेटिव मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज ये 1:1 रेशो इनका रिलेटिव मैस है, लेकिन ये इनका आपके पास ना एक्यूरेट मैस नहीं है। एक्यूरेट मैस क्यों नहीं है ये मैं बताता हूँ। अब रिलेटिविटी का मतलब होता है कि आपने ना रेशो के हिसाब से बताना है कि रेशो के हिसाब से इनका यहाँ पे क्या इनका मैस बन रहा है। अब इनका जो असल प्रोटॉन का मैस होता है ना न्यूट्रॉन का, वो होता है आपके पास 1.66 × 10⁻⁻27 kg इनका मैस होता है। प्रोटॉन का जो मैस होता है वो भी इतना होता है, और आपके पास जो न्यूट्रॉन का मैस है वो भी इतना होता है, 1.66 × 10⁻⁻27। लेकिन हम यहाँ पे जब हम ओ लेवल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वाई डोंट वी एक्चुअली राइट दीज मैसेज। हम ये वाले मैसेज इसलिए नहीं लिखते हैं बिकॉज हमें मुश्किल होती है, ठीक है। थोड़ा सा बच्चे कैलकुलेशन भी करते हैं, थोड़ा सा लोअर लेवल भी होता है, इतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती है आप लोगों से कि आप पूरी वैल्यूज़ याद करो, मेमोराइज करो और इनको फिर कैलकुलेशन में यूज़ करो। ऑब्वियसली बात है, इतना डेसिमल प्लेसेस के एरर्स आएंगे और फिर कैलकुलेशन में मसले होंगे, ठीक है। तो एग्जामिनर डज नॉट एक्सपेक्ट ऑल दैट। तो वो क्या कहते हैं, आप रिलेटिव फाइंड कर लो। रिलेटिव फाइंड करोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब रिलेटिव का मतलब है रेशो, तो रिलेटिव मैंने इन दोनों को रख दिया तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 और 1 रह जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास इनका जो मैस होता है वो 1 और 1 आ जाता है। तो ये मतलब होता है आपके पास रिलेटिविटी का, ठीक है। दिस इज़ व्हाट रिलेटिविटी मीन्स। तो ये आपके पास ना यहाँ पे रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट ये होता है, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू नो हियर, ठीक है। तो ये मैंने छोटी सी यहाँ पे चीज़ लिख दी है। इफ़ यू wanna go through this तो you can obviously go through this, but this is not even important। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत नहीं होती कि इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ होती है। बाकी इस पे एनाइन और कैटाइन पे हमारे थे, उसमें उन्होंने पूछा था कि हमारे पास कैटाइन तब फॉर्म होता है व्हेन एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन। तो जब आप लूज़ करते हो इलेक्ट्रॉन, हमने देखा था यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो -1 है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दोगे तो आपका एक -1 रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपके पास जो पावर है वो ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। तो ये चीज़ आपके पास होती है। यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं, लेट्स सपोज अगर एटम्स की हम बात करें तो लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे आ रहा है फॉर एग्जांपल, इसमें हम देखते हैं E.G Na ने लूज़ कर दिया। लेट्स सपोज इसे लूज़ नहीं करता, आई थिंक Na होता है हमारे पास ग्रुप 1 में, तो ये +1 आ जाता है। इसका क्या मतलब है, +1 का क्या मतलब है। अच्छा ये बाय द वे उस साइड पे आपके पास एग्जांपल होगी क्योंकि ये है ना पॉजिटिव चार्ज, ये लूज़ कर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये Na +1 आता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इसका मतलब है। एंड देन अगर हम यहाँ पे देखें आपके पास आता है Mg,
Mg+2, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इसका मतलब है। एंड देन आपके पास यहाँ पे अगर एग्जांपल आती है Cl-1, -1 का क्या मतलब है कि गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन आपने और गेन कर लिया, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये चीज़ होगी। एंड देन इसके बाद आपके पास आता है ऑक्सीजन का -2 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन गेन करता है 2, तो इसका क्या मतलब है गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये चीज़ होती है। तो ये आपके पास चीज़ होती है। और आप इसमें एक और चीज़ थी ना यहाँ पे, वो मैं आपको छोटी सी करके यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि नोट ये होगी आपके पास चीज़, यहाँ आपके पास हो गया लेट्स सपोज Na+1 हो गया। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना आपके पास, ये वाली चीज़ होगी एंड देन ये वाली चीज़ होगी। इन चीज़ों को आप क्या कहते हो? इन चीज़ों को आप कहते हो दीज आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजेशन स्टेट्स। ऑक्सीडाइजेशन स्टेट, ठीक है, इसको आप ऑक्सीडाइजेशन स्टेट कहते हो। तो ये पिछले आने वाले चैप्टर्स में हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, बट इट्स गुड टू नो अबाउट दिस फर्स्ट टाइम, ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि इनका क्या मतलब होता है, क्या इसको कहते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि पता होनी चाहिए, बाकी तो और इसके अंदर कुछ नहीं है। तो ये चीज़ समझ आ गई है लीजा? इसमें कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, इज इट क्लियर? ऑक्सीडाइजेशन स्टेट एनायन की होती है और कैटायन की, लाइक अगर कोई एक एटम लूज करे इलेक्ट्रॉन या गेन करे तो दोनों को ऑक्सीडाइजेशन दोनों को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजेशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। बेसिकली जो पावर्स होती हैं ना हमारे पास, वो ऑक्सीडाइजेशन स्टेट होती है। पावर कैन बी एनीथिंग, -1 हो सकती है, +1 की पावर हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस आप यहाँ पे लिख दो पावर्स और ऑक्सीडाइजेशन स्टेट, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारे पास, ठीक है ना, क्लियर? और कोई सवाल हो अभी तक तो बताओ। नहीं। ओके, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ होगी हमारे पास, एनाइंस भी कर दिया है, कैटाइंस भी हो गए, और क्या चीज़ रह गई इसके अंदर? आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टफ इज़ कवर्ड, बट लेट मी जस्ट चेक द आउटलाइन कि क्या क्या चीज़ें रह गई। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक जो चीज़ थी ये मैंने करवाई थी कि यहाँ पे मैंने बच्चों को ये भी करवाया था कि मतलब कितने इसके अंदर प्रोटॉन्स रह गए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, और आइसोटॉप्स हमारे रह गए, ठीक है। आइसोटॉप्स के बाद तो कवर्ड है। अच्छा, इसमें ना ये चीज़ है कि आपके पास के उल्टा लिख दिया है, इसमें छोटी सी ना बस एग्जांपल्स ही हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आपके पास अगर लेट्स सपोज आपके पास x एक एलिमेंट है, उसके अंदर 10 न्यूक्लॉन्स हैं, 5 आपके पास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है, तो -1 का उसके अंदर चार्ज है, तो इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे? 5 प्रोटॉन्स होंगे। एंड देन इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने होंगे? आपके पास नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो 5 होने चाहिए, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसने एक गेन किया हुआ है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो 5 + 1 हो जाएगा। इसमें इसी तरह अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन्स 4 है, छोटी वाली जो क्वांटिटी होती है हमेशा प्रोटॉन्स होती है, तो यहाँ पे प्रोटॉन्स आपके पास 4 है और इसने 2 और इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो 4 + 2 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। एंड देन इसी तरह यहाँ पे देखें तो आपके पास प्रोटॉन्स 4 है और 2 इसने एक्स्ट्रा लूज़ किया। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर ये न्यूट्रल एटम होता है, मतलब पावर ना होती इसकी, न्यूट्रल एटम होता, तो इसके प्रोटॉन्स होने थे, इसके इलेक्ट्रॉन्स होने थे 4, बिकॉज प्रोटॉन्स भी 4 है।
और हमने रूल पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर। तो नॉर्मल कंडीशन में तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी 4 होते हैं, लेकिन क्योंकि इसने लूज़ कर दिए 2, तो 4 - 2 = 2 हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। बाकी इससे मुझे याद है कि इसके अंदर हम एक और चीज़ भी अभी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो वो एग्जामिनर आपको देता है ना, वो ये देता है कि वो आपसे टेस्ट करवा रहा था, आपको एक एटम दे देगा, न्यूट्रल एटम दे देगा या आपको कोई और एटम दे देगा, और वो उसमें से क्या कहेगा, उसमें से आपको कहेगा कि आपने बताना है कि किस के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने आपके पास प्रोटॉन्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बेसिकली आपको बताना पड़ेगा। तो उसकी एक छोटी सी एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, ये चीज़ होगी। अब लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक एटम है ऑक्सीजन, ठीक है, इसको बल्कि कह लेते हैं एक्स कह लेते हैं, और यहाँ पे आपके पास ओके, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये है आपके पास एक्स, ओके, इसको कैल्शियम ही बना देते हैं बिकॉज आई थिंक दिस इज़ डायरेक्टली कैल्शियम। ये है 20 एंड देन ये है 10, ठीक है। तो अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपके पास ये क्या चीज़ है, ये आपके पास है न्यूक्लॉन नंबर। इसको इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं वैसे, इसको आप कहते हो न्यूक्लॉन नंबर स्लैश आप इसको कह सकते हो मैस नंबर भी, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ आपके पास होती है इसको आप कहते हो प्रोटॉन नंबर। अब ये चीज़ मैंने डिसाइड क्यों कर ली, अब ये मैंने इसलिए डिसाइड किया कि ये मैंने इसलिए किया कि क्योंकि इन एन एटम एलिमेंट bigger value is nucleon number and smaller value is proton number, ठीक है। तो वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे पास जो बिगर वैल्यू होती है वो क्या होती है, दैट्स ऑलवेज आर न्यूक्लॉन नंबर, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, प्रोटॉन नंबर होती है। पीरियोडिक टेबल में भी इसी तरह के आपके एटम्स बनेंगे, उसमें से आपने देखना पड़ेगा, लेकिन पीरियोडिक टेबल अक्सर वो डिफरेंट दे देते हैं। वो आपको कहते हैं कि कभी कभार प्रोटॉन नंबर्स उनके होते हैं ऊपर आ रहे होते हैं, कभी कभार न्यूक्लॉन नंबर नीचे आ रहे थे। तो जिन बच्चों ने याद किया हुआ है कि नीचे वाला जो हमारे पास एटम होगा वो प्रोटॉन नंबर होगा और ऊपर वाला न्यूक्लॉन नंबर होगा, वो वहाँ पे सारा अपना जो पेपर होगा वो गलत करेंगे, क्योंकि आप इस तरह इस चीज़ को आप याद नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने वैसे की में मेंशन किया होता है कि आपके पास छोटा वाला नंबर ये है, बड़ा वाला ऊपर वाला नंबर ये है, वो मेंशन होगा, लेकिन कुछ बच्चे पढ़ते भी नहीं है, उन्होंने बस मेमोराइज़ किया होता है कि उनको हर वक्त पास पेपर्स और एग्जाम्स में ये चीज़ नज़र आ रही है, तो एक्चुअल पेपर में भी होगा। हो सकता है एक्चुअल पेपर में कोई और पीरियोडिक टेबल आपको देखें, एटम्स की अरेंजमेंट सारी उसकी डेटा सेम होगा, बट उन्होंने न्यूक्लॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर को स्वैप कर सकते हैं। तो इससे हमने हिंट ये याद रखना है कि जो छोटा नंबर होता है हमेशा प्रोटॉन नंबर होता है। तो ये हमें पता लग गया कि यहाँ पे प्रोटॉन नंबर ये है, न्यूक्लॉन नंबर ये है। तो अब हमने बताना है कि यहाँ पे प्रोटॉन नंबर कितना है। सबसे पहले हमारे पास प्रोटॉन नंबर यहाँ पे कहते हैं 10 है, ये हो गया। एंड देन हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर कितने हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे न्यूक्लॉन्स माइनस प्रोटॉन, तो हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर आ जाएंगे। तो न्यूक्लॉन नंबर कितना है हमारे पास है 20, एंड देन प्रोटॉन नंबर है ये, तो ये हमारे पास आ गया न्यूट्रॉन नंबर, और न्यूक्लॉन नंबर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसी तरह इसी इक्वेशन को यूज़ करके आप बाकी सारी जो चीज़ें वो भी फाइंड आउट कर सकते हो, वो बेसिक मैथ्स है, आई डोंट थिंक उसमें इतना कोई मसला होगा। तो यहाँ पे न्यूक्लॉन नंबर देख लेते हैं, NE, इसको मैं कहता हूँ NE है ये, और NE हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया। तो आपने अब इसमें से ये फाइंड आउट करना था। जाहिर सी बात है न्यूक्लॉन्स के अंदर आपके पास होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो उसमें से न्यूक्लॉन्स में से प्रोटॉन्स माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूक्लॉन नंबर आ जाएगा। तो ये चीज़ होती है बस यहाँ पे, ये आपके पास है प्रोटॉन्स, ये आपके पास है न्यूक्लॉन्स, एंड देन ये आपके पास है न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ है यहाँ पे, एंड देन दैट्स इट। अब इसके अंदर आपके पास रह गया आइसोटॉप रह गया और कुछ पास्ट पेपर्स रह गए, वो फिर हम ऐसा करते हैं लीज़ा नेक्स्ट जो क्लास होगी ना उसके अंदर फिर हम वो कवर कर लेंगे।